B11। पहले इनके आंसर्स लिख लो। पहले का है C, दूसरे का है C, थर्ड का आंसर है, एक मिनट, थर्ड का आंसर है D। टिक करके नहीं दिया, एक मिनट देख लेते हैं इसको। थर्ड का भी पता नहीं। फोर्थ का आंसर है D। फिफ्थ का आंसर है C। सिक्स का आंसर है A। सेवेंथ का आंसर है B। एट का आंसर है C। नाइन्थ का आंसर है B। 10th का आंसर है D। 11th का आंसर है B। 12 का है B। 13 का है D। 14 का C। 15 का B। 16 का C। 17 का है A। 18 का है D। 19 का है B एंड 20 का है, 21 भी है, 20 का है B। 21 का है A B C। 22 का भी A B, अच्छा इसका A B C D है। 22 का A B C। 23 का A B C D। 24 का है A C। 25 का है, सब्जेक्टिव है। 26 भी सब्जेक्टिव। 27, 28, 29, 30 ये सारे सब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो इसमें पहला एंड इसका आंसर भी लिख लो। कौन सा बाकी था? फोर्थ, थर्ड बाकी है ना, थर्ड का भी डी ही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर सेकंड। सेकंड आसान है ना, क्या पूछ रहे हो तुम लोग भी? ऐसे डाउट पूछोगे तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या रहा ट्रिग्नोमेट्री? सर वो बी आता है ना सर उसमें फिर। अरे वहां पे बाहर माइनस नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? यस सर। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ देख लो। यहाँ पे n इंटू दिस, n इंटू दिस। ठीक है, तो यहाँ से n को कॉमन ले लेते हैं और अंदर में है, और वो 10 इंटू एम को बाहर ही रहने दो। 10 इंटू एम को बाहर ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से बाहर ले लिया n को, तो 10 प्लस 10 स्क्वायर अप टू ये 10 की पावर 6 m एक जीपी बनती है, एंड 10 m को हमने बाहर ही रहने दिया। ठीक है, तो इस जीपी का सम निकाल लेते हैं अब। तो यह आ जाएगा 10 की पावर में 6m, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6m है, -1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस 10m। तो यहाँ से यह आ जाएगा n/9, 10 की पावर 6m -1 माइनस 10m। यहाँ पे m बिलोंग्स टू इंटीजर n, सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है n। तो इसके बाद क्या है ये? s इज डिविजिबल बाय 13। सर बाय 10 भी होगा ना? अच्छा, ये दिया हुआ है कि s इज डिविजिबल बाय 13। क्वेश्चन फिर से एक बार, ये s आ गया। ठीक है, सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर देन रिमाइंडर इफ s इज डिवाइडेड बाय 13। अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आती है? तो वो है a। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आती है? वो है
बी एंड 7 से अगर डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है? सी। ठीक है, तो वो है यहाँ पे सी, और m बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, सर बाद में 10 भी आएगा ना, हाँ सर 10/9 को मल्टीप्लाइड में 10 भी आएगा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। वो 10m है या 10 है सिर्फ? ये लास्ट वाला 10m। अरे वो तो इंटीजर, फिर किसको दिया गया इंटीजर? वो 10 है। ठीक है, और 10m नहीं है क्योंकि फिर m बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए ना, वो बीच में कॉमा होगा, वो 10 है। ठीक है, वो 10 कर लो उसको, वो m बिलोंग्स टू इंटीजर था तो वो 10 ऐसे था वो। ठीक है, ऐसे है वो। हाँ बोलो तनिषा। सर वो फर्स्ट टर्म आपने मल्टीप्लाई नहीं किया 10। एक मिनट, क्या नहीं किया मैंने? ये 10 सर 10⁻6m - 1/10 - 1 को मतलब इंटू 10 आएगा ना सर? इंटू 10, हाँ सही है, तो ये 10n/m, फर्स्ट टर्म 10 है ना। तो ये 10n/9 -10। ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसको डिवाइड करना है किससे? 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ए, 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बी, एंड 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सी आती है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, बताओ? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? सर वो 10⁻3m स्क्वायर। है कि नहीं? वो आ जाएगा यहाँ पे 10n/9, यहाँ पे 10 की पावर में 3m + 1 एंड 10 की पावर में 3m - 1, एंड ये भी अगेन फैक्टराइज हो जाएगा आगे। 10n/9, ये 10 की पावर में 3m + 1, और यहाँ पे ये 10 - 1, क्योंकि इसको 10 की पावर m का क्यूब बोल सकते हैं ना, तो ये 10 की पावर 2m + 10 की पावर m + 1, तो ये 9 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये n, ये 10 की पावर 3m + 1, अब इस 10 को अंदर लेके जाते या बाहर ही रहने दो, और यहाँ पे ये 10 की पावर 2m + 10 की पावर m + 1 -10 आ रहा है। अब 13 से रिलेटेड कुछ लाना पड़ेगा यहाँ पे, कैसे लाएं? तो ये 10 की पावर 2m, ये 13 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर देगा? 11 से डिवाइड करने के बाद क्या देगा? और ये भी वैसे फैक्टराइज हो ही जाएगा। हाँ ये भी देख लो। अच्छा, वैल्यूज पुट करके क्या ही करना है, 1 मिनट, ये देख लो, ये भी फैक्टराइज हो रहा है। ये देखो, एक फैक्टर इसका क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, और 1 मिनट, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये 10 की पावर है, एक्सपांड करके मेरे ख्याल से गलती कर दी है। ये 10 की पावर m + 1, 10 की पावर 2m, इसमें वैल्यू पुट करो, चलो वही सही लग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे जनरल वे से देखने जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो m बिलोंग्स टू इंटीजर दिया गया है, तो m की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, है ना, 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10n/9, और ये यहाँ पे 10 की पावर में 6 + 1, एंड ये 10
की पावर में 6 माइनस 1 माइनस 10। अब इसको आगे फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के बाद ये 10 क्यूब प्लस 1 10 क्यूब तो आ जाएगा, ऐसे रहने दो। यहाँ पे ये 10 क्यूब माइनस 1 10 क्यूब प्लस 1 माइनस 10 और m बिलोंग्स टू इंटीजर था तो m इज इक्वल टू 1 लेने पे भी वो सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन 2 ले रहे हैं, लेकिन 2 से थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, कोई नहीं अभी कर लेते इससे ही। यहाँ पे इसके फैक्टर्स 10 माइनस 1 एंड ये कितना आ जाएगा, तो सीधा लिख ही देते, ये 999 आएगा और ये आ जाएगा 1001। तो यहाँ से 9 कैंसल आउट, ये 10n 10 की पावर 6 प्लस 1 111 एंड ये 1001 माइनस 10। ठीक है, अब ये देखो इसको किससे डिवाइड करना था, 13 से, तो 13 से डिवाइड करना था, देन 11 से एंड देन 7 से। ठीक है, तो ये देखो ये 11 से डिवाइड होता है, दिख रहा है ना। यस इसका मतलब ये पूरा 11 का मल्टीपल हम कह सकते हैं, ये 11 से डिवाइड होता है 1001, तो उसको हम 11 का मल्टीपल कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो 111 है ये 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, ये देख लेते नो हैं, सर, ये होता है क्या 7 से डिवाइड, हाँ ये हो जाता है। यस सर, तो इसका 7 से मतलब होता है, ये 13 से भी 7 होता का है। भी मल्टीपल है। अब ये 13 से डिवाइड होता है क्या, हाँ सर, वो 13 से हो जाता है, 13 से भी 100। डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 का भी मल्टीपल हम लिख सकते हैं, 7 का भी मल्टीपल लिख सकते हैं, 13 का भी मल्टीपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लो इसको हम 13 का मल्टीपल माइनस 10 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितनी आएगी बताओ, 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सोच समझ के बताना। वैसे बाइनोमियल में हम ऐसे क्वेश्चन माइनस देखेंगे 10 लेकिन ये बेसिक मैथ्स का भी क्वेश्चन है। हमने m की वैल्यू 2 ली तो हमें दिख गया ये माइनस 10, तो चलो हटाओ, ये जो नंबर आता है ये 7 का मल्टीपल है, ये 11 का भी मल्टीपल है, ये 13 का भी मल्टीपल है। तो 13 का मल्टीपल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू के या 13 इंटू एन, उसमें माइनस 10 है। तो 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितनी आएगी बोलो, 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, सही है आर्या, बाकी लोग बताओ, सही है यश, सही है तनिषा। 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगी 3। ठीक है, माइनस 10 को रिमाइंडर मत बोलना, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, ये पॉजिटिव करने के लिए इसमें -13 प्लस 13 कर देंगे, तो ये देखो यहाँ से 13 बाहर, ये n-1 एंड ये +3, तो ये अगेन 13 का मल्टीपल आ गया और ये प्लस में आ रहा है। अब 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितनी आएगी, तो 3। ठीक है, तो 13 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर a दिया गया था, इसका मतलब a है 3। अब ऐसे ही b जो है वो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा ना, क्योंकि 11 का भी मल्टीपल है -10, तो 11 का मल्टीपल -11 प्लस 11 -10। ठीक है, तो यह आ जाएगा। अब उसके बाद 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितनी आएगी, 4। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4, तो इन सबका सम, ये कितना लिखना था, 3 है, इन सबका सम तो 3 1 4 8। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके ही सही था, वो जनरल तरीके से तो नहीं दिख पाता। वैल्यूज पुट करते तो 1 पुट करते तो वो भी आसानी हो जाता और आसान हो जाता, क्योंकि
यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया, m बिलोंग्स टू बस इंटीजर बोला गया, तो सारे m के लिए वो आने वाला है, तो m की जगह पे 1 ले लेते तब भी यही आंसर आता। रिमाइंडर 3 आती 13 से डिवाइड करने के बाद, 1 आती 11 से डिवाइड करने के बाद, एंड 4 आती 7 से डिवाइड करने के बाद। ये रिमाइंडर कैसे आ रही है, क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, उसके बाद 5th 6th 7th 8th, यस कौन सा 8 8, यहाँ पे 31 का क्यूब प्लस 32 का क्यूब 50 का क्यूब। दो तरीके से इसको कर सकते हैं। हमें समेशन ऑफ n क्यूब पता है, लेकिन वो क्या रहता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। कोई टर्म बीच में मिस नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए, एंड n पे होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग 31 से हो रही है, तो 30 तक के टर्म मिसिंग है, तो उसको हम ऐड करेंगे। तो 30 तक के क्यूब्स को हमने ऐड कर दिया, तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब देख लो, इसमें डायरेक्टली वो समेशन ऑफ सीरीज वाला रिजल्ट लगा सकते हैं, 50 इंटू 51 बाई 2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 30 इंटू 31 बाई 2 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। या तो अगर यस दूसरा सर, तरीका कर क्या लेगा। है, इसकी जनरल टर्म लिख लो। इसकी जनरल टर्म आएगी यहाँ पे 30 प्लस n का होल स्क्वायर और समेशन n फ्रॉम 1 टू क्यूब 20 आएगा ना सर? क्यूब क्यूब क्यूब, हाँ ऐसे कर लो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। ठीक है, 19 में ग्राफ ऑफ f ऑफ mod x इज गिवन बिलो। तो गड़बड़ लग रही है इसमें तो। ग्राफ f ऑफ mod x का थोड़ी दिख रहा है वो f ऑफ x का ग्राफ है, वो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, क्योंकि f ऑफ mod x का ग्राफ देखा जाए तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को हटा देते हैं, बचे हुए के y एक्सिस के अबाउट इमेज लेते हैं। लेकिन वो जो ग्राफ दिया हुआ है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री के नहीं दिख रहा है, तो वो एक्चुअल में ग्राफ है किसका, f ऑफ x का ग्राफ है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि y इज इक्वल टू मॉड f ऑफ मॉड x का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा ये पूछा है। सर, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ना, हाँ, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का पूछा है ना। ये पूछा गया है। ठीक है, तभी तो यस आंसर सर। बी मैच होगा। देख लो, अब मैच हो जाएगा बी। यस सर, हो जाएगा। यस सर ठीक है, ये चेंज कर लेना वहां पे। फिर 20 20 20 में
cos 15 माइनस sin 15 प्लस 1। ठीक है, तो 15 डिग्री की वैसे वैल्यूज ही पता है ना, तो पुट कर दो ना रे, ना क्यों सोच रहे हो वहां सर पे। वो इरेशनल फ्रैक्शन आता है बहुत बड़ा। हाँ तो रैशनलाइज कर लेना उसके बाद। ठीक है, कर लो, वो आसान था, उसमें 15 की वैल्यू पता है तो वही पुट करके आंसर आने वाला है। सर ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 इरेशनल आते हैं। हाँ डिनोमिनेटर में 3 इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो 2-3 बार करो रैशनलाइज। ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो देख लो यहाँ पे, ये √3 + 1 अपॉन 2√2, यहाँ पे माइनस में √3 - 1 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे √3 + 1 अपॉन 2√2 प्लस √3 - 1 अपॉन 2√2 प्लस 1। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √3 - 1 अपॉन 2√2 अपॉन में √3 + 1 अपॉन 2√2। तो इधर एलसीएम लेंगे तो ये √3 गया तो 2 + 2√2 आ रहा है, नीचे में 2√3 + 2√2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है क्या, कैसे? सर वो जो cos 15 माइनस sin 15 डिग्री प्लस 1, सर वो जो टर्म है ना, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को sec और tan में कन्वर्ट किया तो सर वो पूरा फैक्टर कैंसल आउट होके sec 15 माइनस tan 15 बनता है, और जो राइट वाले वो sec 15 प्लस tan 15। अच्छा, हाँ ऐसे भी जा सकते हो, सही है, लेकिन हमें तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 15 की वैल्यू पता है तो उसी से गए, तो कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, इतना भी ज्यादा नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2√2 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो उसके बाद करना तो पड़ेगा ही, अब ये 1 प्लस √2 है, इनटू में ये कितना है 2√2 प्लस √3 - 1 अपॉन, ये नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया है ऊपर नीचे से। अब उसके बाद कर दो मल्टीप्लाई, वो हो जाएगा, कैंसल आउट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, Yes. मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करने के बाद ही दिख जाएगा कि ऊपर ऊपर एंड नीचे सेम आ रहा है। उसके बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 Yes, sir. 29 28 सर, इसमें वो x = n पाई प्लस माइनस π/4 और वो आंसर में नो सॉल्यूशन दिया गया। हाँ, तो वही तो ना, तुम गधों की तरह करते हो काम। क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, जब भी tan आता है तो हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। अब ये आंसर आ रहा है क्योंकि वो जो रिजल्ट था वो tan a - b का एक्सपांशन ही दिख रहा है, तो वो tan 3x - 2x = 1, तो tan x = 1 तो x = दिस, लेकिन इस x के लिए tan 2x नॉट डिफाइन हो रहा है, दिख रहा है ना, tan 2x नॉट डिफाइन होता हुआ, तो इसकी वजह से इसका आंसर 5 है। ठीक है, यस सर, क्लियर, थैंक यू। 29 एंड 30 रहने दो, अभी वो अपने सिलेबस का ही नहीं है, उसको हम 12th में पढ़ने वाले हैं, GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज
ओके, ग्राफ वगैरह सारी चीजें 12th में देखेंगे। यस सर। उसके बाद डीपीपी 12 में 8 ही क्वेश्चंस होंगे, तो डीपीपी 12 के आंसर्स लिख लो। तो इसमें फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का है सी, थर्ड का है सी, फोर्थ का सी डी, फिफ्थ का सी डी, सिक्स का ए बी सी डी, सिक्स का ए बी सी डी, सेवेंथ का 0। अच्छा, उसके बाद तो सब्जेक्टिव है, ठीक है। सर 7 का आंसर 0 है। हाँ, सेवेंथ का 0 है, तो गिवन Yes. नहीं था क्या? ऑप्शन नहीं है सर उसमें। हाँ वही ना, तो गिवन ऑप्शन जिनके नहीं उनके आंसर्स पीछे गिवन है, हाँ सर, हाँ दिया था सर, दिया था। मॉड्यूल के पीछे होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। यस। सेवेंथ में क्या है? Let Tn denotes the nth term of GP with common ratio G, common ratio 2. Okay. Tn denotes the nth term of GP with common ratio 2. ये इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो यहाँ से T100 की हमें वैल्यू मिल जाएगी सबसे पहले। ये log 2, log 3, log 512, T100 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से T100 जो है वो कितना आ रहा है? पहले तो ये 2 की पावर में 0, 2 की पावर में 1, फिर 3 की पावर में 2, एंड फिर 512 की पावर में आ जाएगा 9। तो ये T100 और ये 2 की पावर में अगर हम देखेंगे, ये 2 की पावर में 9 और ये 9, तो 2 की पावर में 81 आ रहा है। ठीक है, T100 इज इक्वल टू 2 की पावर में 81। एंड इसमें फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ दिया गया है क्या? If 3 sides of the triangle ABC are valued T1 plus T2, T2 and T3, then area of the triangle is this, where n is the positive integer, then find the remainder when n is divided by 2 की पावर 10। इसमें फर्स्ट टर्म क्या? चलो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a ले लेते हैं, और ये कॉमन रेशियो 2 था, तो ये 2 की पावर में 99, ये 2 की पावर में 81, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितने आ जाएगी? 1/2 की पावर 18। ठीक है, तो इसका मतलब जो T1 हुआ, T1 कितना आ रहा है? 1/2 की पावर 18। ये जो T2 है 1/2 की पावर 17, एंड जो T3 है 1/2 की पावर 16 आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड टर्म थी, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। अब इसमें ये T1 plus T2, T2 एंड T3 आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एंड एरिया उसका ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 plus T2 पहले निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है? 3/2 की पावर 18, T2 जो है 1/2 की पावर 17, एंड T3 जो है 1/2 की पावर 16। ठीक है, ये एरिया आ रहा है, सॉरी ये साइड्स आ रहे हैं। अब साइड्स आ रहे हैं तो उससे एरिया, हेरॉन्स फॉर्मूला पता है क्या तुम लोगों को? यस सर। यस सर। उसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए क्या करता है, ये 2 की पावर 18 बार बार क्यों लिखे, तो हम एक काम करते हैं, उसको लैम्डा ले लेते हैं, 2 की पावर 1/2 की पावर 18 को, तो ये साइड आ जाएगी 3 लैम्डा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 18 बनाना है, तो ऊपर
2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 लैम्डा, एंड नीचे में 2 की पावर 18 बनाना है तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 लैम्डा आएगा ये। तो ये 3 इसकी साइड्स हो गई। अब 3 साइड्स हो गई तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओ, पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है यहाँ पे 9 लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब हेरॉन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस 9 लैम्डा बाय 2 2s माइनस दिस, तो 9 लैम्डा बाय 2 माइनस 3 लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, फिर 9 लैम्डा बाय 2 माइनस 2 लैम्डा, तो ये 5 लैम्डा बाय 2 एंड माइनस दिस, तो ये लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है अंडर रूट 216 बाय n 0 बाय n। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा, एंड एक बार n मिल गया तो फिर उसको अगर हम 2 की पावर 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितनी आएगी वो भी मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। 8 ठीक है, और कोई डाउट इस डीपीपी में रह गया? नो सर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो होमवर्क है डीपीपी नंबर 13, डीपीपी नंबर 13 ये डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यस सर। अब मॉड्यूल के ऊपर आ जाते हैं। FOM2 का मॉड्यूल ओपन करो, उसका डिस्कशन कंप्लीट कर लेते क्योंकि कल के टेस्ट में आ रहा है वो। मॉड्यूल में कहाँ तक डिस्कस हुआ था बताओ? एक्सरसाइज 1 में क्या बाकी था? सेक्शन सी। ओके, सेक्शन सी। सेक्शन सी पार्ट 1 में सेक्शन सी C1 6। ठीक है, सेकेंड, अरे सेकेंड तो डायरेक्ट है ना रे, जो रिजल्ट हमने देखे हैं इरेशनल इनइक्वालिटी के उसी का क्वेश्चन है ये, तो देख लो फटाफट। सेकेंड, यहाँ पे पहले अंडर रूट को डिफाइन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी आ जाएगा। अब इसी से केसेस बनाने हैं, जब हम x को 3 टू इंफिनिटी लेते तो ये पॉजिटिव आएगा, एंड माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 लेते तो निगेटिव आएगा। तो अगर ये निगेटिव हो रहा है तो उसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी क्या? नो सर। केस 1, इफ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, हम इसको निगेटिव ले रहे हैं तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब इसका आंसर 5। केस 2, x 3 टू इंफिनिटी, तो ये पॉजिटिव है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 15 3 कितना आ जाएगा 36 45, एंड देन x कैसे आता है? ये हो रहा है क्या फैक्टराइज? नहीं सर, नहीं होता इजीली। नहीं होता क्या? फिर सीधा HR से ही करना पड़ेगा। हाँ भाई, फिर वो अल्फा बीटा, या तो फिर इसका एक भी देख लो, रियल रूट्स है क्या इसके, या ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है? ये डी कितना आता है इसका 121, ये सर निगेटिव आ रहा है, इमेजिनरी रूट से उसके हाँ ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है तो x जितने भी x हमने इस केस में लिए उन सबके लिए ये वैलिड रहेगा, तो इसका जो आंसर है x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी।
और ये 5, तो फाइनल आंसर 3 to infinity यही दिया है क्या C1 के सेकंड का? सर x belongs to R except 3. R except उल्टा करके दिया, इसका मतलब इन्होंने R except 3। कुछ तो गड़बड़ तो हुई है यहाँ पे, या तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है अगर उसको हम -2 से छोटा लेते हैं तो वो तो इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। हाँ लेकिन पीछे तो R except 3 दिखा मुझे। सर 3 to infinity है। अरे ये, अबे आयुष अच्छे से 3 देखा to कर, तेरी infinity वजह है से सर, मेरा भी गलत हो गया। वो B1 का देख रहा हूँ मैं भी, सही है 3 to infinity है। यस ठीक है, सर, मैंने भी वही देख लिया था सर, करेक्ट था मैं। थैंक यू सर। हाँ और यहाँ पे हाँ क्लोज ब्रैकेट आता है, ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये रहेगा। फिर उसके बाद सिक्स वाला देख लो, अंडर रूट को तो डिफाइन करना ही है। क्वेश्चन ये है अंडर रूट x + 7/x+1 ग्रेटर देन 3 - x। तो यहाँ पे दो अंडर रूट है, तो दो x + 7 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन -7। सेकेंड 3 - x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x लेस देन 3। तो यही पे इन दोनों का अब इंटरसेक्शन ले लो। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें एक ही अंडर रूट था, तो उसी को डिफाइन करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे दो अंडर रूट है, दोनों को डिफाइन किया तो दोनों का यहीं पे इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन आ जाता है -7 to 3। ठीक है, -7 to 3। अब केसेस जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है वो क्वांटिटी कब पॉजिटिव आएगी कब निगेटिव आएगी उसके अकॉर्डिंगली केसेस। तो केस 1 x बिलोंग्स टू -7 to -1, उसके लिए ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये देख लो, इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, इस x के लिए ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि इधर ये निगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव। ठीक है, एंड देन केस 2 में क्या करेंगे, x ग्रेटर देन -1 to 3, मतलब x -1 to 3। -1 के ऊपर ओपन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि -1 के लिए डिनोमिनेटर 0 होता है, तो वो नहीं हो सकता है, तो इसकी वजह से -1 के ऊपर ओपन यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी। अब इसके लिए दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, एंड सॉल्व कर लो, कर लोगे? यस सर। एंड कैसे करना है क्लियर हो गया ना? अब ऐसे क्वेश्चंस को दो मॉड है, दो अंडर रूट है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम दोनों को डिफाइन करके वहीं पे उनका इंटरसेक्शन, एंड जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा है उसके अकॉर्डिंगली केसेस बनाएंगे, वो कब पॉजिटिव कब निगेटिव। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 का सेक्शन C1। यस सर। ठीक है, देख लो C1 में क्या है, a into 2 की पावर x -2 + 1 इज इक्वल टू 1 - 2 की पावर x। ओके, तो अभी ये इरेशनल इक्विलिटी का क्वेश्चन है, इक्वेशंस का। तो ये बताओ, सबसे पहले तो अंडर रूट डिफाइन होना जरूरी है। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, वो बाद में सारी चीजें देख लेंगे, हम पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। जैसे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त करते हैं, हम पहले सॉल्व कर लेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे कि जो x हमें मिल रहा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये a into 2 की पावर x -2 + 1 -2 into 2 की पावर x + 2 की पावर 2x। ठीक है, ये 1 1 कैंसल आउट, यहाँ पे
a इंटू टू की पावर x माइनस 2a माइनस 2 इंटू टू की पावर x या तो यहाँ पे देख लो ये आ रहा है a इंटू टू की पावर x माइनस 2, इसमें से भी 2 की पावर x बाहर, ये 2 की पावर x माइनस 2 ये आ जाएगा। एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो 2 की पावर x माइनस 2 बाहर, अंदर में बचा रहेगा 2 की पावर x माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 की पावर x की दो वैल्यूज, 2 की पावर x 2, 2 की पावर x a, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू log a बेस 2। अब ये देखते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ये क्वांटिटी कैसी आती है बताओ, 0 पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव -1 लेकिन अंडर रूट तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है अंडर रूट, तो वो कभी निगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या? नो नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। तो ये x इज इक्वल टू 1 तो नहीं होगा। अब उसके बाद x इज इक्वल टू लॉग ए बेस 2 आया, अगर ये भी 1 से बड़ा हो जाएगा, मान लो ये भी या तो 0 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी ये भी अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर x को हमने 0 से बड़ा ले लिया मतलब 2 की पावर x 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, हमने x को 0 से बड़ा ले लिया, इसका मतलब 2 की पावर x 1 से बड़ा आएगा, ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, लेकिन हमें तो इसको पॉजिटिव रखना है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो x है इसको 0 से छोटा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब x ये जो है log a बेस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो a लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log भी डिफाइन होना चाहिए। तो a बिलोंग्स टू ओपन 0 टू क्लोज 1, x इज इक्वल टू कितना आएगा log a बेस 2, और वो इस a के लिए हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? यस सर, वो लास्ट में डाउट था सर। क्योंकि सारे ए तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि सारे ए लेने का मतलब है ये निगेटिव भी आने वाला है, फिर उसके लिए हमें तो ये पॉजिटिव रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे। तो यहाँ पे x निगेटिव होना चाहिए, x निगेटिव होगा तो ये 1 से छोटा आएगा और ये पॉजिटिव आएगा ओवरऑल, तो ये निगेटिव, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये x है log a बेस 2, लेकिन कौन से a के लिए? 0 to 1 के लिए। फिर उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 सेक्शन सी, C1 ठीक है, तो इधर x लेस देन अंडर रूट 1 माइनस मॉड x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अंडर रूट को डिफाइन करते तो 1 माइनस मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1, तो x बिलोंग्स टू क्लोज -1 टू क्लोज 1। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे केसेस बनाएंगे। तो केस 1 जिसमें हम x को क्या लेंगे -1 to 0, तो देख लो उसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव आ रहा है, -1 to 0। केस 2, अब उसके लिए x बिलोंग्स टू ओपन 0, यहाँ पे क्लोज लगा दिया तो यहाँ पे ओपन 0 टू क्लोज 1, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये x स्क्वायर लेस देन 1 माइनस मॉड x। अब ये मॉड x का स्क्वायर लिखो या x का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, तो मॉड x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर लेस देन 1 माइनस t, एक तरफ लेके चले जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, फिर वो मॉड x आएगा, फिर मॉड x में से x निकालो, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, एंड फाइनली दोनों केसेस का यूनियन कर लोगे। सेकेंड C2, यस सर। C2 में अंडर रूट को तुम डिफाइन करो, लॉग को डिफाइन करो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि x की सिर्फ 2 ही वैल्यूज आती है। जब तुम इस अंडर रूट को डिफाइन करोगे, क्योंकि इनइक्वालिटी तो है ही, तो अंडर रूट को डिफाइन करो तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, यहाँ से x कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 क्लोज यूनियन 5 क्लोज टू इंफिनिटी। सेकेंड अंडर रूट को डिफाइन करेंगे तो 14x माइनस 20 माइनस 2x स्क्वायर,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से -2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे। तो x बिलोंग्स टू 2 to 5 एंड थर्ड लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन 0। तो फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x की सिर्फ 2 ही वैल्यूज दिख रही, 2 and 5। अब 2 ही वैल्यूज आ रही है, इन्हीं में से कोई एक आध वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, या तो दोनों की दोनों कर सकती है, या कोई एक कर सकती है, कोई भी नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है। तो पुट करके देख लेंगे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 में से कुछ दिया था क्या? सर पार्ट 1 और 3 हुआ था, 2 बाकी था। लेकिन दिया है ना होमवर्क में? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में तो पूरा हो ही गया है। वो जो क्वेश्चन है अब 11th वाला तुम कर सकते हो। पहले अंडर रूट को डिफाइन करो। ठीक है, अंडर रूट को डिफाइन एक बार कर लोगे, वो 4 - x³ ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, फिर वो अंडर रूट तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, उसको कैंसल आउट कर दो इधर। ये बता रहा हूं मैं कौन सा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का फर्स्ट नहीं 11। तो यहाँ पे 4 - x³ ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो x लेस देन 4 की पावर में 1/3। ठीक है, अंडर रूट डिफाइन हो गया। अब उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, ये 0 नहीं होने वाली है, तो मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ मॉड है तो स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, तो ये x² + 2x + 1 ग्रेटर देन x², तो x² गया तो x ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 4 ये बोला जा रहा है, तो सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 तो यहाँ पे ये 4x और ये 4, तो x ग्रेटर देन -1 आएगा। तो ये कितना आने वाला है, -1 to 4 की पावर में 1/3, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इक्वलिटी है। फिर पार्ट 2 में कितने बाकी थे? पार्ट 2 में कहाँ तक बोल गए थे हम? 6 हुए थे सर। 6 तक हुआ था ना। फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10, पार्ट 3 में 6 बाकी था, 6, फिर एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट पार्ट 1 में फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में देखो क्या है, मैक्सिमम PQR एनी रियल नंबर्स, मैक्सिमम ऑफ PQ, मैक्सिमम ऑफ PQR, देन एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 6, पार्ट 3 का 6। ठीक है, तो लास्ट में देख लेते हैं बारिया, चलो ये कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तुम PQ की वैल्यू भी ले सकते हो, PQR की वैल्यू। ठीक है, अब ये देख लो, हम PQR की ये वैल्यूज ले लेते हैं, 1 या तो 3, 2, 1 ऐसी वैल्यूज ले ली, कोई भी ले सकते हो तुम। तो मैक्सिमम ऑफ P, Q, तो इन दोनों में से कौन मैक्सिमम है? तो वो P है, एंड उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, एंड मैक्सिमम ऑफ PQR, तो इनमें से मैक्सिमम कौन है उसके बारे में कमेंट करनी है। तो मैक्सिमम अगेन P है, उसकी वैल्यू 3 है। तो ये बताओ, ये जो दिया गया है क्या ये फिर सेटिस्फाई होगा क्या इस डाटा के लिए? बोलो, ये जो डाटा हमने लिया है क्या इसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी क्या? 3 लेस देन 3 नहीं होगी, तो इसका मतलब पहला तो आंसर नहीं हो सकता। हमें ऐसा आंसर ढूंढना है या ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है PQR की उन सबको सेटिस्फाई कर रहा होगा।
उन सबको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन देखते हैं अब, मिनिमम ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली ही कर लेते हैं, मिनिमम ऑफ पी क्यू। तो मान लेते हैं कि इसमें पी मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम ऑफ पी क्यू। तो इनमें से पी मिनिमम है तो इसकी वैल्यू पी के इक्वल, ये हो गया LHS। अब RHS 1/2 P प्लस क्यू मॉड P माइनस क्यू। अब तुम बताओ, अगर P Q से छोटा है तो ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ, तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये क्यू क्यू गया, तो यहाँ से भी P आ जाएगा, ठीक है। और तुम Q को भी मिनिमम ले सकते हो, मान लो तुम्हें Q को मिनिमम लेना है तो ले लो। अब यहाँ पे ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, देख लो यहाँ पे Q। तो कोई भी तुम अगर पॉसिबिलिटी लोगे P और Q की वैल्यू की, तो ये हमेशा सेटिस्फाई होने वाला है, तो इसकी वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और ए बस कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए सेटिस्फाई होता है, सारे नहीं, तो इसकी वजह से ए गलत है। हाँ वो ले सकते हो ना, तो एक पर्टिकुलर केस हो गई ना, लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज हम पी क्यू आर की अगर लेंगे तो उसके लिए ये ए ऑप्शन थोड़ी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, Yes, sir. सिक्स में ग्राफ, तो इसमें f ऑफ x माइनस सी प्लस सी इंटू मॉड एक्स। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पे कितना है, 0 है, और एक है b/a, दो मॉड है ना, तो दो क्रिटिकल पॉइंट, एक 0 है और एक b/a है, ठीक है। अब 0 पे जब वैल्यू निकालोगे, 0 पे जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आती है, b, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 0,b, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,b, एंड b/a पे वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है b/a, cb/a, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद इधर ऐसा ग्राफ आने वाला है और इसके इधर ऐसा। अब ये बोला गया है कि ये मिनिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पे अटेंड करता है, तो बताओ तुम लोग, अगर हमने इन दोनों को सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ले लिया, मीन्स BC/A को B के इक्वल ले लिया, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आने का मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम, तो क्या ये एक ही y कोऑर्डिनेट के लिए क्या एक ही पॉइंट पे मिनिमम आएगा क्या? एज्यूम्स मिनिमम वैल्यू एट ओनली वन पॉइंट, और अगर हमने B इज इक्वल टू BC/A ले लिया, इसका मतलब ये दोनों को एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ले लिया, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए मिनिमम वैल्यू लेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए चाहिए थी, तो इसका मतलब ये जो हमने लिया है ये गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो BC/A को B से ऊपर लेना पड़ेगा, इस पॉइंट को ऐसे लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये तो एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू तो नहीं देगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आएगी। लेकिन अगर हम ऐसा बनाते हैं, मीन्स BC/A को लेस देन B लेते हैं, तो नीचे आएगा ये वाला पॉइंट, तो देखो एक पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है। या तो हम ऐसा बनाते हैं BC/A को ग्रेटर देन B, तो भी देख लो एक पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, तो इसका मतलब BC/A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, दैट इज C नॉट इक्वल टू A, तब जाके हमें एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आएगी। क्लियर? Yes, sir.
Yes, sir. 7, 8, 9, 10. पार्ट 2 10th आसान है अनुष्का। 10th अपना क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल में भी हुआ है, वहां पे आंसर सी इसके फॉर्म में था, सी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 2b स्क्वेयर, इस फॉर्म में था आंसर। अब इसी को बस फैक्टराइज करना है, ठीक है। Yes, sir. मतलब यहाँ पे c ग्रेटर देन √2 इंटू बी आएगा, या तो c लेस देन √2 इन माइनस टाइम्स ऑफ √2 इंटू बी, इसका मतलब मॉड c ग्रेटर देन √2 इंटू मॉड बी, ठीक है। Yes, sir. फिर पार्ट 2 फर्स्ट, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहली बात तो ये बताओ, इसके रूट्स रियल आएंगे क्या, सोच समझ के बताओ। क्या ये कभी 0 होगा क्या, बोलो। नो सर। ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये मॉड पॉजिटिव +9, तो ये कभी 0 होगा नहीं। इसका मतलब इसके कभी रूट्स रियल नहीं आएंगे, एंड रूट्स अगर रियल नहीं आएंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिफ्थ में डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन के बारे में हम आइडिया तो ले ही चुके हैं कि x के ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो फंक्शन डिफाइन, ये वाला फंक्शन डिफाइन होने का मतलब ये जो डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए, एंड अंडर रूट भी डिफाइन होना चाहिए। तो इसका मतलब मॉड x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मॉड x ग्रेटर देन x, तो इसके लिए x का क्या होना जरूरी है, निगेटिव। ठीक है, क्योंकि x को अगर निगेटिव लोगे तो मॉड x तो पॉजिटिव आ रहा है, अब इधर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, सही है, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो -∞ to 0 इसका आंसर है। 6, 7, 8, 7th में अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, पी क्यू आर आर इन ए पी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो है -q बाई पी, एंड अल्फा इंटू बीटा है r बाई पी, एंड ये q इज इक्वल टू है p प्लस r बाई 2, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो ये जब पुट करेंगे तो -q बाई r इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो इज इक्वल, तो यहाँ से क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू -4r, ठीक है। q इज इक्वल टू -4r मिलेगा। तो यहाँ से p भी हम r के टर्म्स में ला सकते हैं, देख लो, इसकी जगह पे -4r पुट कर देंगे तो p इज इक्वल टू आ रहा है -9r। यहाँ से देख लो, p को भी हम -9r के इसके r के फॉर्म में लेके आ गए, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स, अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा ये कितना होता है, अंडर रूट d बाय मॉड है तो यहाँ पे मॉड p आ जाएगा, ठीक है। तो d कितना आ जाएगा यहाँ पे, q स्क्वेयर -4pr अपॉन मॉड p। तो r की वैल्यू जो p और q को हमने r के टर्म्स में निकाला है उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 16r² प्लस 36r²
अपॉन 9r। तो यहाँ से क्या होगा, आर स्क्वायर बाहर आके कैंसल आउट, और यहाँ पे बचता है 16 + 36, तो ये आ जाता है यहाँ पे 52 डिवाइडेड बाय 9, एंड इस 52 को 2√13 ऐसे लिख सकते हैं, या इतना ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, ये उसका आंसर है। क्लियर। अब किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लेके आ गए पी, और यहाँ पे हमने क्या किया, पी एंड क्यू दोनों को आर के टर्म्स में लेके आ गए, वहां से वो आर आर कैंसल आउट ही हो जाएगा बाद में जाके, और एक न्यूमेरिकल आंसर मिलेगा। उसके बाद 8 9 9th। 9th आसान है बेटा, उसको डिफाइन, लॉग को पहले, ये मॉड को पहले ये करो, डिफाइन करो, केसेस बनाओ। यस सर। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। अब एक 2 की पावर x की जगह पे t ले लो। हाँ सर समझ गया सर, समझ गया, मैंने क्या वो समझ ब्रैकेट गए? मॉड ले लिया था, वो राउंड ब्रैकेट को मैंने मॉड ले लिया था। 10 अभी रहने दो, 11 12 13 रहने दो, 14 15। कोई डाउट रह गया इस मॉड्यूल में आप? 15 हाँ, सर आप एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का 11 ले सकते हो क्या? एक मिनट, इसमें एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट रह गया कि वो GIF के छोड़ दो, अभी GIF के छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट 6 देख लो। अब वो पार्ट 3 का 6 लॉग वाला जो क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर में, तो यहाँ पे इसको, ये क्या है, log x बेस 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लॉग को डिफाइन करते हैं, अंडर रूट को डिफाइन करते हैं। तो लॉग जब डिफाइन होगा, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0, तो तीनों लॉग डिफाइन हो गए इससे, x ग्रेटर देन 0 से। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और उसके बाद अंडर रूट, अंडर रूट जब डिफाइन करने जाएंगे तो ये लॉग x, इसको हम बेस 2 बना सकते हैं, है कि नहीं। माइनस बाहर आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आ जाएगा, तो ये log x बेस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये x की पावर में 1/2 लॉग को डिफाइन कर चुके हैं हम, तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के यहाँ पे x बना सकते हैं। तो 1/2 बाहर, तो ये 2 बन जाएगा, तो log x बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये log x बेस 2 बाहर, थोड़ी देर के लिए log x बेस 2 की जगह पे t ले लेते हैं, तो ये t स्क्वायर प्लस 2t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो t बिलोंग्स टू -∞ टू 0, -2 क्लोज यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन ये तो t है, मीन्स log x बेस 2 लेस देन और इक्वल टू -2, और log x बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x लेस देन और इक्वल टू 1/4 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो x बिलोंग्स टू आ रहा है। अब इंटरसेक्शन ले ही लेते दोनों का, अभी 0 से बड़ा होना चाहिए था, तो 0 टू 1/4 क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये x है, क्या है, x बिलोंग्स टू 0 टू 1/4 क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब log x बेस 2 की जगह पे t ले लेते हैं, और उस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने जाएंगे अब। तो ये तो t स्क्वायर और ये 2t लेस देन, यहाँ पे ये √2 और ये कितना आ जाएगा, log 4 बाहर, यहाँ से 2 की पावर ये भी 4 बाहर, मतलब ये t ही आएगा एक तरीके से। तो ये √2 इंटू 4 माइनस टी,
ठीक है, √2 इंटू 4 माइनस टी। तो तुम बताओ, अब जब हम इसके अकॉर्डिंग केसेस बनाएंगे, केसेस भी बनाने पड़ेंगे ना, टी कब 4 से बड़ा कब इससे छोटा आता है। तो ये 4 हो गया, ये 16 था, टी तो पुट कर दिया है। चलो अब हमें टी क्या चाहिए था, 4 से छोटा। टी 4 से छोटा, इसका मतलब ये कैसा आ जाएगा उस केस में, पॉजिटिव है ना। हम उसको दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर टी 4 से बड़ा हो गया तब तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो केसेस, केस 1 जिसमें हम इसको क्या लेके चल रहे हैं अब, निगेटिव, तो उसके लिए टी का 4 से बड़ा होना जरूरी था। तो इसका मतलब x का 16 से बड़ा होना जरूरी है कि नहीं। टी को अगर हमें 4 से बड़ा करना है, और इसकी वैल्यू 4 कब आती है, जब x 16 है, एंड टी अगर 4 से बड़ा तो x 16 से बड़ा। तो इसमें ये जो t बिलोंग्स टू आता है ये 4 टू इंफिनिटी, लेकिन उसके लिए तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव एंड इधर निगेटिव आएगा। तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला, x बिलोंग्स टू 5। अब केस 2 जो बचती है, इसमें x बिलोंग्स टू क्या, जो बचा हुआ है 0 to 1/4 क्लोज यूनियन 1 to 16 ओपन। ठीक है, तो इसके लिए जो t है वो 4 से छोटा आएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों तरफ अब स्क्वायर कर देंगे, तो टी स्क्वायर प्लस 2t। मेरे ख्याल से अब इसके बाद सॉल्व कर लोगे, यस सर। है ना। काफी इतना, तो यहाँ पे डायरेक्टली x के ऊपर केसेस नहीं बन रहे थे, पहले t के बारे में सोचना पड़ रहा था, और उस t के लिए x क्या लेना होगा ये बाद में डिसाइड करना था। यहाँ पे एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 9 डी ऑप्शन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 0 irrespective of values of p। हाँ सही तो है। अब जैसे हम कोई पॉलिनोमियल देखते, मान लो p को तुमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, चलो p को पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो p को पॉजिटिव ले लिया, तो ये प्लस p माइनस p आ जाएगा। और मैंने बताया हुआ है, अगर मॉड x में कोई पॉलिनोमियल बनता है, मान लो कि इसके रूट्स रियल है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मॉड x इज इक्वल टू अल्फा बीटा आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स कितना, 0। सेम यहाँ पे भी होगा 0। तो p की तुम कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव लोगे तो ऐसा होगा, निगेटिव लोगे तो रूट ही नहीं आएगा, तब भी सम 0 ही बोलेंगे हम। ठीक है, यस सर। और किसी का कोई डाउट मॉड्यूल में। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 11, पार्ट 3 का 11। अरे वो तो बता दिया ना, ग्राफ आता है उसमें, वो ग्राफ में बता चुका हूँ, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है वैसा ग्राफ डिसाइड करने के लिए। ठीक है, सर आप फिर से बता सकते हो ग्राफ? ये वो ग्राफ है, ये 4 पे टच कर रहा है इधर, ये -4 पे, ये 0 पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 5 रूट्स है। ठीक है, 5 रूट्स कौन से, -4 -4 0 4 4। ठीक है, यस सर। इसके अलावा और कोई डाउट इस मॉड्यूल में अब। सर हाँ सर वो मैंने कल आपको भेजा था एक डाउट था सर, वो बता सकते हो सर आप? क्या था वो, सर वो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का D3 का भी था, वो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 9 आ रहा था, लेकिन वहाँ आंसर में 1 दिया था। अरे वो उसमें कुछ गलती भी हो सकती है, उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है, यस सर।
वैसे वो एक्स कोऑर्डिनेट वगैरह कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो अब ले ही लिया है। पीछे जो आंसर दिया है उसमें 9 दिखा रहा है क्या? नहीं, उसमें 1 दिखा रहा है। ठीक है, इतना भी मत जाओ इस ग्राफ में, इतने बेकार ग्राफ भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मॉड्यूल। अब उसके बाद वो पेपर भी जल्दी से डिस्कस कर ही लेते हैं, अब टाइम है तो 10 मिनट का। आज तो डिस्कशन में चला गया पूरा टाइम। पूरा लेक्चर डिस्कशन में जा रहा है तो तुमने सॉल्व किया होगा तभी फायदा मिला होगा इसको, वरना तो ठीक है। वो पेपर, उसमें फर्स्ट, सेकंड, सेकंड में क्या है, समेशन ऑफ आई है। तो ये देख लो, वो 6 इंटू n प्लस 1/2 आएगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड नीचे बाद में पाई देख लेंगे हम, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ये 3, चलो यहाँ पे पहले ये 6, और ये समेशन j से n प्लस 1/2 माइनस n, वो -1 n टाइम्स होगा तो यह आ जाएगा, +1 आएगा यहाँ पे। तो ये देख लो, ऊपर में 3n प्लस 1 +1, नीचे में कितना आ रहा है, 3n प्लस 1 माइनस 6n प्लस 1। तो ऊपर में जो आ रहा है वो कितना है, ठीक है रहने दो ऐसे ही। अब उसके बाद ये क्या दिया गया है, पाई फ्रॉम। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हमने डीपीपीज में भी किए हैं, अभी जो डीपीपीज हुई थी उसमें हम इसमें वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे। अब n फ्रॉम 1 to कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, तो 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये 7 आ जाता है, और नीचे 3 2, तो ये कितना है 6 -6 0 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 7/1 इंटू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 18 प्लस 19, एंड यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 7। तो इस तरीके से टर्म्स कैंसल आउट होते हुए चले जाएंगे। तो इसका अगर न्यूमरेटर बच रहा है तो लास्ट, सॉरी इसका डिनोमिनेटर बच रहा है तो लास्ट वाले का न्यूमरेटर। तो 3 × 10 × 11 प्लस 1, और ये कैंसल आउट हो जाएगा तो फाइनल आंसर जो आएगा कितना आएगा 331। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड, यस सर। थर्ड वाला तुम्हारे मॉड्यूल में, मतलब ये एडवांस ने 3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। 2 बार तो अभी पूछा था 2020 में, एक बार पूछा है, वो तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं था, तुम्हारे मॉड्यूल में किसी 2 साल का है। इसमें इसको डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो जो नीचे कॉस है उनके एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है k, तो हम यहाँ पे साइन k से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या, ये देख लो, इस साइन k को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू के माइनस n इंटू के, ऐसा लिख सकते हैं। यस। अब उसके बाद उसको एक्सपांड कर दो। तो जब उसको एक्सपांड करोगे इस साइन को एंड इससे डिवाइड करोगे तो अंदर में जो बनेगा वो है tan n के माइनस tan n प्लस 1 इंटू के। ठीक है, या तो उल्टा हो गया, पहले tan आएगा n प्लस 1 आएगा, tan n प्लस 1 इंटू के माइनस tan n के। अब उसके बाद वैल्यूज पुट करते हुए चलो, अल्टरनेट टर्म्स कैंसल आउट होते हुए चले जाएंगे। n फ्रॉम कहाँ तक जाना है 1 to 88, और आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7. यस सर। सेवन, ठीक है। सेवेंथ में देख लो, for a series 21, 22, 23 up to k minus 1, the AM and GM of the first and last number exist in the given series। मतलब उसी सीरीज में वो आ रहा है, ठीक है। ये जो सीरीज है ना, ये एक एपी है, तो इनका जब हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का AM एंड GM निकालेंगे, AM कितना आएगा 21 प्लस k बाई 2 एंड GM कितना आएगा 21 इंटू k, ठीक है। और ये इसी सीरीज में लाई कर रहा है, तो k की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। k की वैल्यू हमें बतानी है कितनी आएगी। तो इसी सीरीज में लाई कर रहा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। तो परफेक्ट स्क्वायर होना अगर जरूरी है, तो यहाँ पे ये जो k आएगा उसको हम 21 इंटू एन स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या? देख लो, 21 इंटू एन स्क्वायर दे दिया इसकी जगह पे, तो ये जो GM है 21 इंटू एन आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और n यहाँ पे इंटीजर या n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस सीरीज का पार्ट आ जाए, बन जाएगा वो। अब उसके बाद n की जगह पे 1 ले लेंगे, ठीक है। n की जगह पे 1, तो n की जगह पे 1 ले लेंगे तो k 21। अब k 21 लेंगे तो, लेकिन वो तो सीरीज बीच में आ रहा है ना, हमें तो फिर लैम्डा 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। या तो फिर ऐसे काम करते हैं, तो ऐसे नहीं, कि ऐसे काउंटिंग करने से तो दिक्कत हो जाएगी, उसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में ही रखते हैं। ये जो 21 इंटू एन आ रहा है, ठीक है, ये किसके बीच में वैरी करना चाहिए 21 k के बीच में, इसी के बीच में आना चाहिए ना इसको, सॉरी 21 k नहीं, सिर्फ k। तो यहाँ से जो 21 इंटू एन आया है, 21 गया, k की जगह पे हमने क्या लिया है, आ गया k की जगह पे 21 एन स्क्वायर, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 1, ये n और ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यूज देख लो कौन सी आती है। एंड उसके बाद ये भी ध्यान रखना, ये जो हम लिखने वाले हैं अब यहाँ पे, ये क्या बनना चाहिए, ये भी एक इंटीजर ही आना चाहिए, मतलब ऊपर में जो 21 1 प्लस ये n स्क्वायर, तो ये ऊपर में एक इवन इंटीजर बनना चाहिए, ठीक है। यस। एंड उसके बाद ये भी एक चीज ध्यान रखना, ये जो k है, अगेन एक्सप्लेन करना, इसमें बोला गया है इस सीक्वेंस का जो AM एंड GM है, GM है मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, ये इसी सीक्वेंस में लाई करता है, इसी सीक्वेंस के किसी एक एलिमेंट के साथ ही मैच कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे k एक 3 डिजिट का नंबर बोला गया है, ठीक है। अच्छा, उसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी, k एक 3 डिजिट का नंबर है, तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो इसका मतलब k को हमें 21 इंटू एन स्क्वायर इस टाइप का लेना पड़ेगा, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। अब ये जो k था एक 3 डिजिट का नंबर है, तो इसका मतलब ये 21 इंटू एन स्क्वायर
ये किसके बीच में लाई करना चाहिए? 100 एंड 999 के बीच में। तो n स्क्वायर ग्रेटर देन 100/21 एंड लेस देन और इक्वल टू 999/21। अब अंडर रूट अगर ले लेंगे तो ये जो n है किसके बीच में आ रहा है? 21 बाई ये करते तो मैक्सिमम कितना आ रहा था? 5, मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग। 4 से तो चलो बड़ा आएगा, 2.3 समथिंग से ये कहाँ तक जाएंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देख रहे हैं इनकी। तो इसमें जाएंगे कहाँ तक? 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 6 पॉइंट। तो इसके बीच में जो n आता है वो क्या क्या है? 3, 4, 5, 6, ये n आ जाता है। अब उस n के लिए तो चलो gm तो बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि k को हमने 21 इंटू n स्क्वायर लिया है। लेकिन जब हम n की जगह पे 3 देंगे तो ये जो k है, सॉरी n की जगह पे जब 4 देंगे, 4 एंड 6, तो ये जो k है एक इवन इंटीजर आएगा। एंड अगर ये इवन इंटीजर आएगा तो दोनों का सम ऑड, 21 प्लस ये इवन ऑड, तो जो am आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, मतलब वो एक सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे n की सिर्फ 2 ही वैल्यूज आएगी, 3 एंड 5। इसका मतलब k की 2 वैल्यूज आएगी, कौन सी? 21 इंटू 3 एंड k इज इक्वल टू 21 इंटू 5। तो अगर ये हम k की 2 वैल्यूज लेते हैं तो जो gm एंड जो am आता है इसी सीक्वेंस का पार्ट रहेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। फिर 8 में क्या दिया गया है? ये इसको हम tan स्क्वायर इज इक्वल टू तो tan स्क्वायर, यहाँ पे ये tan कितना है वो 2 पाई मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू cot 2 पाई। ठीक है, तो इसको tan में कन्वर्ट कर लो। अभी जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं पहले इसका। तो ये आ जाएगा tan π/2 माइनस 2 पाई टू मॉड cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये 2 पाई मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 माइनस 2 पाई मॉड cos थीटा आएगा। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पाई बाहर, ये मॉड साइन थीटा प्लस मॉड cos थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। तो 2 पाई से जब डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है मॉड साइन थीटा प्लस मॉड cos थीटा, इसकी वैल्यू है n/2 प्लस 1/4। ठीक है, ये उसकी वैल्यू आ रही है। अब n की वैल्यूज हम पुट करेंगे, n इंटीजर है तो पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करेंगे, मतलब 0 एक ले सकते हैं। 0 ले लेंगे तो मॉड साइन थीटा प्लस मॉड cos थीटा कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 5/4। n की जगह पे जो लेकिन 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना है? 1 पुट करने पे ये 1/2, सॉरी ये गलत हो रहा है, ये 1/2 प्लस 1/4, तो ये 3/2। 2 पुट करने पे 5/4 आएगा एंड n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/4। लेकिन ये बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? √2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 जा सकती है, तो इसके आगे की ये कोई भी वैल्यू नहीं ले पाएगा। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज ये ले सकता है, एक तो 1/4, 3/2 एंड 5/4। ठीक है, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला गया है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला गया है। तो सर इसमें कोई वैल्यू नहीं आती सर। अच्छा, x बोला गया ना,
ये तो हमें y की वैल्यू, किसकी वैल्यूज मिल रही है, ये मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा की वैल्यूज मिल रही है 1/4, 3/2 एंड 5/4। ठीक है, तो जो y है वो आ जाएगा 1/4 की पावर में x, 3/2 की पावर में x एंड 5/4 की पावर में x, ये आ जाएगा। एंड पूछा क्या गया है इसमें आगे, देन y कैन बी इक्वल टू 2 3 4 1। सर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो कैसे हो सकता है सर? सर वो 3/4 है। हाँ 3/4, 3/4 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो ये वैल्यूज बताओ कभी 1 से बड़ी हो पाएगी क्या, यहाँ से जो आने वाली है, x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है नो तो सर। ये भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 1 से छोटा, इसकी पावर हम 1 से बड़ी लेते जाएंगे अब, तो ये कभी 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, और ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, देख लो। ठीक है, 1 से बड़ा रहेगा। एंड क्या क्या वैल्यूज ले सकता है ये, 5/4 से बड़ी सारी वैल्यूज ले सकता है, 5/4 टू इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज ले सकता है। तो जब हम देखते हैं तो एक कौन सी वैल्यू नहीं ले पाएगा, तो 1। बाकी ये वैल्यू 3 ले सकता है, 2 ले सकता है, 4 ले सकता है यहाँ से, बस कौन सी नहीं ले सकता है, 1 नहीं ले सकता है। ठीक है, क्लियर। सर क्वेश्चन ने पूछा है y कैन बी इक्वल y कैन बी इक्वल टू, तो 2 3 4 तीनों हो सकता है ना? हाँ वो नॉट था आंसर लेकिन, 4 ही दिया है। हाँ हाँ वो है नॉट था। ठीक है, तो चेंज कर लो, वो क्वेश्चन नॉट वाला था। ओके सर। फिर उसके बाद 9, सर सी 9 का, 9 का ऑप्शन सी। ये मल्टीपल, एक मिनट, इसमें पूछा मल्टीपल करेक्ट है क्या ये 8 वाला, हाँ 6 7 से तो मल्टीपल करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या दिया था वहां पे, ABC दिया होगा, सर सी दिया है, सी। सिर्फ C सी दिया है। दिया था सर। वो चेंज कर लो, वो सारी वैल्यूज ले सकता है, और इंटीजर वगैरह तो कुछ नहीं ना, y कैन बी इक्वल टू 2 3 4, तो ABC इसका आंसर है। अच्छा ये करेक्शन है, फिर ABC आंसर है। फिर उसके बाद ये कौन सा है, 9 का कौन सा ऑप्शन कह रहे हो, C। सी। तो इसमें 2x², तो 2 इंटू कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर, कॉस 3a प्लस कॉस 3b, तो ये देख लो 2 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 4 कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे उसके बाद ये 4 कॉस क्यूब है। अब यार वो LHS RHS करके ही करना था यहाँ पे, ये आ रहा है इधर, रहने दो ऐसे ही। और उसके बाद क्या करो, इधर भी पुट कर दो वो, एंड मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। ठीक है, मतलब यस ये सर। 3 कॉस ए प्लस कॉस बी एंड 1 प्लस वाई, मतलब ये 1 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 एंड इसी में प्लस ये -1 तो है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी -1, यह आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। यस। 10 10th। वो दिया है ना सॉल्यूशन, अब वहां पे वैसे ही करने वाला हूं मैं भी।
टेंथ में ओके सर। ठीक है, और उसको डिफरेंस सर फॉर्म में उसकी कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के चक्कर में वहां पे क्या कर दिया है, सर वो सेकंड स्टेप नहीं समझी सर, कौन सी? उसकी सेकंड स्टेप। ये देखो, इसको जब तुम लिखोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये tan r प्लस 1 इंटू ए माइनस tan r प्लस 1 इंटू ए tan अच्छा r समझ गया इंटू ए सर। tan a इज इक्वल टू tan r a प्लस tan a। अब एक काम करते हैं, इसको इधर और इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो tan a से डिवाइड मल्टीप्लाई इसीलिए किया गया था ताकि ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो और आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद 11 यस में क्या नहीं समझा? सर वो 2 पाई वो नहीं समझ रहा सर, मतलब वो सर उसमें जो करो, वैल्यू एक्सपांड जाती है करो, देखो यहाँ पे ये cos a1 cos x माइनस sin a1 sin x, ऐसे ही अगले वाले में 1/2 cos a2 cos x माइनस sin a2 sin x। ये चलते जाएंगे तो cos वाले को एक साथ ले लो, तो वहां से cos x बाहर और अंदर में बचा रहेगा cos a1 प्लस cos a2/2 प्लस cos a3 आगे a3/4 बचा रहेगा, माइनस में इधर क्या आ जाएगा sin x बाहर ले लिया, और अंदर में sin a1 प्लस sin a2/2, ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक, sin जो भी है आगे an तक जाएंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है अभी ए बी सी, ये a1 a2 a3 रियल कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट आने वाला है एंड ये भी कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम कैपिटल ए से रिप्लेस कर देते हैं एंड उसको कैपिटल बी से। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद x दिया गया हमें r एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एन इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 देन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब x की ऐसी दो वैल्यूज है जिसके लिए 0 आ रहा है, तो यहाँ से a cos x1 माइनस b sin x1 इज इक्वल टू 0, तो tan x1 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, एंड tan x2 इज इक्वल टू भी a बाई बी आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे x1 इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी, दो अलग अलग एंगल होने चाहिए, एंड x2 इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स a बाई बी लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। या तो जनरल वे में बात करते हैं, यहाँ पे tan x1 इज इक्वल टू a बाई बी, तो x1 इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स a बाई बी, एंड x2 इज इक्वल टू m पाई प्लस tan इनवर्स a बाई बी। तो x2 माइनस x1 जब करेंगे मॉड के अंदर में, तो यह आ जाएगा m पाई माइनस n पाई, तो पाई के मल्टीपल में से पाई का मल्टीपल माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या क्या आ सकता है इसका, m इंटीजर है तो पाई 2 पाई, ये दो आंसर आ सकते हैं। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद 12 13
14, 15, 16, 17, 17 में क्या? सर अबे 17 क्या दिक्कत क्या हुई वहां पे? सर सॉरी, वो 7 था मेरा, वो मेरे डाउट्स में लिखा था, वो गलती से 17 कर दिया था। हाँ, कोई और कुछ बोल रहा था। सर 14। 14, ABC are angles of 3 angles such that sin A plus sin B plus sin C 0. तो sin A plus sin B plus sin C 0 है, तो sin क्यूब A प्लस sin क्यूब B प्लस sin क्यूब C, इसको हम 3 sin A sin B sin C लिख सकते हैं? बोलो। 14 नहीं है वही तो 14 है सर। 14 तो और कौन सा? वही तो है 14। डिनोमिनेटर की चीज देखो, वहां पे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन, ये नहीं पूछना था क्या? कौन सा नहीं पूछना सर, है? ये हो गया है। ठीक है, पहले डिसाइड कर लो कौन सा पूछना है, उसके बाद। अब इसमें 18, ठीक है, ये पेपर भी हो गया। अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने नहीं देखे थे, जो मॉड्यूल में भी नहीं आए थे, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अब बाइनोमियल को आगे बढ़ाएंगे। जो डिस्कशन पेंडिंग था वो पूरा कंप्लीट हो गया अब अपना। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए।